and he's done it very candidly. So बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का मिफ्ता इस्माइल साहब. अब जो हुकूमत फैसले कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, तेल की कीमतें महंगी करना, 35 रुपए बढ़ा देना, मतलब इसके अलावा इनके पास क्या कोई और ऑप्शन नहीं था डूबती मईशत को बचाने का, ये सारा का सारा मलबा आवाम पे डालने का? जी शुक्रिया बहुत बहुत. नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं दुनिया भर में. वो जो कि $73 तक नीचे चले गई थी, अब फिर से $85-86 पे आ गई हैं. तो दुनिया भर में तेल महंगा हुआ है. तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में उसको रिफ्लेक्ट ना करें. हुकूमत के पास इतने कोई वसाइल नहीं है कि वो सब्सिडी देते रहें, और यही मेरी इस्तदा पहले होती थी. और तो ये तेल बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की जो बात थी नागुज़ीर थी. ऊपर से फिर क्योंकि डिवैल्यू हुआ तो फिर लोगों को ऐसा लगने लगा कि तेल की कीमत ज़रूर बढ़ेगी, तो लोगों ने फिर पेट्रोल पंप पे ज़्यादा जाना शुरू कर दिया. पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल बेचना कम शुरू कर दिया, क्योंकि वो होर्डिंग कर रहे थे. लिहाजा हुकूमत ने ये फैसला किया कि फिल फौर उसको बढ़ा दिया जाए. पहली तक का इंतज़ार ना किया, रात सुबह से बढ़ा दी गई प्राइस. मिफ्ता इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने काफ़ी दफ़ा खुली बात की है, मुझे नहीं लगता, मतलब है ऑब्वियसली सुना बहुत दफ़ा, देखा भी बहुत बुरे हालात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मईशत के शायद ये हालात थे, इतने बुरे हालात थे. आपने इसको राइटली पॉइंट आउट किया इवन व्हेन यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी हुकूमत तो खान साहब पे इल्ज़ाम लगाती थी कि जी इन्होंने हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा दिए, दे कुड नॉट गो टू द IMF, उनके साथ डील करते थे, फिर मुआहिदा तोड़ते थे. तो आप लोगों ने IMF के पास जाने में इतनी देर क्यों की? यू इवेंचुअली हैव टू डू व्हाट दे वांटेड यू टू डू. जी ये बात दुरुस्त है कि मैं जब था तो मैं ये कहता था कि खान साहब का ये जो फरवरी में IMF से मुआहिदा तोड़ना था ये बहुत गलत था, और इससे पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ऊंचा हुआ है. और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि कम से कम 30, 40, 50 सालों में पाकिस्तान की हालात इतने ख़राब नहीं हुए मईशत के जितने आज हैं. इसमें कोई डाउट नहीं है. प्रॉब्ली द वर्स्ट कंडीशंस इन माय एडल्ट लाइफ. और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क है वो हमसे अमीर है और उसके पास $30-35 बिलियन के ज़खायर हैं. हिंदुस्तान के पास 500 बिलियन के ज़खायर है और आपके पास 4 बिलियन भी नहीं है. तो ये जस्ट इमेजिन सीरियसली. आई मीन ये इधर तक तो पाकिस्तान को नहीं लेके आना चाहिए था. और इसमें अब जैस्मिन, इन ऑल ऑनेस्टी इट इज़ रॉन्ग कि हम किसी एक फ़र्द वाहिद को ब्लेम करें, कि मिफ्ता को ब्लेम कर लें या डार को ब्लेम कर लें या इमरान खान को ब्लेम कर लें या किसी को ब्लेम करें. आई थिंक सिस्टेमिक फेलियर हुआ है ये फॉर द लास्ट 20-30 ईयर्स. आप हर साल जो है वो अपने वसाइल से ज़्यादा अखराजात करते हैं और दुनिया भर से कर्ज लेते हैं. यहाँ तक कि अब आपका 50,000 अरब रुपए का कर्ज हो गया है, जिसमें से 25,000 अरब रुपया तो सिर्फ फॉरेनर से आपने लिया है, जो आपको डॉलर्स में वापस करना है. और आपके पास कोई डॉलर्स नहीं है. यू मेक एब्सोल्युटली नो डॉलर्स, यू अर्न नो डॉलर्स. हर साल आप नुकसान ही कर रहे होते हैं, इन द सेंस के करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको पैसे और मजीद चाहिए होते हैं. तो अब आप पूरी दुनिया से कर्ज लेते हैं, कभी सऊदी अरब से कर्ज लेते हैं, कभी UAE से कर्ज लेते हैं, कभी IMF से कर्ज लेते हैं, वगैरह वगैरह. और आप ये बात नोट कर रही हैं कि जब भी कोई नया वजीर आजम आता है तो पहली ट्रिप सऊदी अरब करता है. कहते तो हैं कि वो उम्रे पे जा रहा है, लेकिन आपको भी पता है जासमीना, मुझे भी पता है कि उम्रा भी करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन असल में हम पैसे मांगने जा रहे होते हैं. जब कोई नया आर्मी चीफ आता है वो पहला ट्रिप करता है, जाके उधर पैसे मांग रहे होते हैं. अब ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है. और हमको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के तमाम ममालिक हमसे आगे निकल रहे हैं तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल गलती कर रहे हैं मईशत चलाने में. पाकिस्तान में हम फंडामेंटल गलती कर रहे हैं मुल्क चलाने में. हमारी गवर्नेंस का मॉडल जो है वो एकदम नाखिस है. तो हमको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि भाई अपने वसाइल को देखकर, अपनी चादर को देख के अपने पैर फैलाएं. बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं. तो शुरू में जब ये बातें आप करते थे तो आप पर बड़ी शदीद तनकीद हुई. देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन योर पार्टी कि आप ये क्यों कह रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपली आप सही कह रहे थे, बीइंग ऑनेस्ट, एंड इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ, नो डाउट. सारे मतलब जरदारी और नवाज शरीफ को आपने हटा दिया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से फिर आपने बुजदार को लगा दिया, तो करप्शन तो कम नहीं हुई और ना मईशत ठीक हुई. तो फिर मतलब क्या कर लिया आपने.
اور خیر وہ اب الگ بات ہے کہ نواز شریف کے ساتھ آپ نے کس طرح اس کو کنوکٹ کیا، لیکن اس کو چھوڑ دیں. اب کوشش مطلب ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آسان سلوشن کوئی نہیں ہوتے. ملک ایک دل میں پھنسا ہوا ہے، معاشی دلدل میں، اور اس کو نکالنے کے لیے تھوڑا سا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے حکومت کو، اور تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا میڈیا کو، اور تھوڑی سپیس دینی پڑے گی حکومت کو جو یہ مشکل فیصلے کرے. سو سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا اینڈ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. آئی مین دس از واٹ آئی گیٹ فرام واٹ یو آر سیئنگ. اور ہر ذی شعور باشعور شہری اس وقت یہی کہہ رہا ہے. جسٹ کمنگ ٹو دی اینڈ، لاسٹ کوشچن مجھے بتائیے گا مفتاح اسماعیل صاحب، ڈالر کبھی واپس جائے گا؟ مطلب کیونکہ یوزلی جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے پھر وہ واپسی کا رستہ نہیں لیتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل قیمت یہی ہے مارکیٹ ویلیو، یا مارکیٹ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اس وقت ہورڈنگ سے؟ نہیں، آئی تھنک کہ جب ڈیفالٹ کا رسک پاکستان کا کم ہو جائے گا تو لوگ جو ہے وہ اپنے ڈالرز کھلے کروائیں گے اور واپس روپے میں لے کے آئیں گے. جتنے پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں رہیں گے تو ان کو خرچے کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو آئی تھنک کہ اٹ از پاسبل کہ ڈالر نیچے آئے گا، بالکل پاسبل. بہت بہت شکریہ. بات کر رہے تھے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت کرنٹ کنڈیشن کیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد وی ول موو آن ٹو آور سیکنڈ سیگمنٹ.